हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में और हमारा जो लेक्चर का प्रेजेंटेशन है वो जो इस तरीके से होगा। पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो क्या दिखते हैं, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं और उसके लिए हमने एक टर्म रखा है दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज देखेंगे, ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एफडीआई कैप्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डेफिनेशन एफपीआई के बारे में होगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एफपीआई एंड डिफरेंस बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई होगा। तो व्हाट आर फॉरेन इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर? फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं अगर इन्वेस्ट करना है तो? सबसे पहले गुड प्रोजेक्ट, अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, डिमांड जो है पोटेंशियल होना चाहिए, रेवेन्यू पोटेंशियल होना चाहिए, पॉलिसीज़ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पॉलिटिकल कमिटमेंट जो है वो स्टेबल होनी चाहिए एंड रिस्क एलोकेशन जो है वो ऑप्टिमली फ्रेम्ड होनी चाहिए। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए? नंबर वन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकेंड स्पेकुलेशंस, थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक कंडीशंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फॉरेन कंट्रीज़ में किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करना हो तो इन सारी चीज़ों को आपको पहले ध्यान में रखना है और उसके बाद ही इन्वेस्ट करना है। नाउ व्हाट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? When a firm invests directly in new facilities to produce and or market in a foreign country, the firm becomes a multinational enterprise. तो इंडिया में कोई यूएस, इंग्लैंड, जापान, कोरियन इन्वेस्टर्स या कंपनीज ने हमारे इंडियन कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया तो वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब ये कौन से फर्म्स में बेसिकली होता है? मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस में। The flow of FDI refers to the amount of FDI undertaken over a given time period. जो फ्लो है FDI का वो रेफर करता है कि सर्टन अमाउंट एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको फ्लो ऑफ FDI कहते हैं। अब दो तरीके के फ्लो है, आउटफ्लो एफडीआई है, इनफ्लो एफडीआई। जैसे इनफ्लो कैश है, कैश इनफ्लोज है, कैश आउटफ्लोज है, वैसे ही आउटफ्लो एफडीआई है और इनफ्लो एफडीआई। अगर आपने किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, जो आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, फॉर एग्जांपल एक्स बंदा है इंडिया का, उसने यूएस कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ आउटफ्लो, ठीक है। और यूएस के बंदे ने इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया या किसी कंपनीज ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया, दैट इज़ इनफ्लो। Then stock of FDI refers to the total accumulated value of foreign owned assets at a given time. जैसे हम शेयर्स accumulate करते हैं वैसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू ये लोग स्टॉक होल्ड करते हैं। FDI can be in the form of greenfield investment and brownfield investment. Greenfield investment का मतलब है कि the establishment of a wholly new operation in a foreign country, acquisition or merger with existing firms in the foreign country. तो greenfield investment मतलब foreign country में जो भी establishment है वहाँ हुआ है और जो acquisition या merger हुआ है उसका existing firm जो है वो फॉरेन कंट्री में है। देन ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है अ कंपनी और गवर्नमेंट एंटिटी परचेजेस और लीजेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटीज टू लॉन्च न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी। दिस वन स्ट्रैटेजी यूज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे क्या होती है, कंपनी या फिर गवर्नमेंट एंटिटी जो है वो परचेज होती है या फिर लीज होती है एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी को लॉन्च करने के लिए, जहाँ पे न्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी हमें करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये है हमारे लिए ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ये जो स्ट्रैटेजी है यूज़ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। हाउ डज एफडीआई बेनिफिट द होस्ट कंट्री? होस्ट कंट्री को एफडीआई कैसे बेनिफिट होता है? तो सबसे पहले चीज़ है रिसोर्स ट्रांसफ़र इफेक्ट्स। एफडीआई ब्रिंग्स कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेज। अगर इंडिया में मटेरियल्स अवेलेबल है तो ये फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे या फिर फॉरेन कंट्री वाले उनके कंट्री में इंपोर्ट करेंगे, फिर वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनवाएंगे, तो बहुत खर्चा है। लॉजिस्टिक्स में बहुत खर्चा है, हर बार उनको लॉजिस्टिकल एक्सपेंडिचर जो है करना पड़ता है। सो बेटर वो क्या करते हैं, हमारे कंट्री में वो इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू और कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट को रिसोर्सफुल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट होता है, एफडीआई जो है वो जॉब्स डेवलप कर सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होंगे उतने ज़्यादा एक्सपांशन होगा, डाइवर्सिफिकेशन होगा, ग्रोथ होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इफेक्ट करेगा, जहाँ पे एफडीआई कैन हेल्प अ कंट्री टू अचीव अ करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस अचीव करने में
एफडीआई का बहुत बड़ा हाथ होता है। इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन increases the level of competition in a market, driving down prices and improving the welfare of consumers। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अगर होंगे तो प्राइसेस डेफिनेटली कम होगा, बिकॉज कंज्यूमर को बाइंग ऑप्शन मिलेगा। Inflow of foreign stable capital into the country helps the transition to privatization, improves the country's infrastructure, brings foreign executive into the country with sufficient knowledge of macroeconomic, global and local situations। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेबल कैपिटल होगा, ट्रांजिशंस होंगे, फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन होगा और कंट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और फॉरेन एग्जीक्यूटिव जो है अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस मैक्रो इकोनॉमिक या ग्लोबल या लोकल सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बिजनेस करेंगे। व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री। अगर होस्ट कंट्री है तो उसको एफडीआई का कॉस्ट या फिर इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, तो कंपटीशन विद इन द होस्ट नेशन बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट कई बार बिगड़ने के चांसेस हैं, तो करंट अकाउंट जो है वो कंट्री का डेबिट होता है और वहाँ पे हम कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल नंबर ऑफ इनपुट जो है ब्रॉड जो अब्रॉड से आता है वो कहीं ना कहीं हम डेबिट करते हैं करंट अकाउंट में होस्ट कंट्री के। और फिर लॉस ऑफ नेशनल सॉवरेंटी या ऑटोनॉमी होती है, बिकॉज जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कहीं ना कहीं पेरेंट कंपनी को लेना पड़ता है और वो पेरेंट कंपनी अगर एफडीआई के थ्रू मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स होल्ड करती है तो डिसीजन मेकिंग भी उनके पास चला जाता है। हाउ डज गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस एफडीआई। एफडीआई के लिए गवर्नमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करती है, गवर्नमेंट एनकरेज करती है आउटफ्लो या आउटवर्ड एफडीआई के लिए, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करें और वहाँ से मेजॉरिटी ऑफ कवर जो मिले हैं या फिर गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस प्रोग्राम से उसका इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट कुछ समय तक रेस्ट्रिक्ट करती है कि आप आउटवर्ड एफडीआई ना करें, बिकॉज कैपिटल आउटफ्लो हमें लिमिट में रखना है। टैक्स रूल को मैनिपुलेट कर सकते हैं आउटवर्ड एफडीआई से और आउटराइट प्रोहिबिशन होता है एफडीआई का। सो एक तरफ से गवर्नमेंट कैन एनकरेज और गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट, दोनों चीज़ें हो सकती है। और गवर्नमेंट एनकरेज कर सकती है इनवर्ड के लिए और रिस्ट्रिक्ट कर सकती है इनवर्ड एफडीआई के लिए, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है और इनकरेज भी कर सकती है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ एफडीआई। अब ये जो एफडीआई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। Until 1990s, there was no consistent involvement by multinational institutions in the governing of FDI. Today, the World Trade Organization is changing this by trying to establish a universal set of rules designed to promote the liberalization of FDI. So, अलग अलग जैसे इवोल्यूशन हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने पॉलिसीज चेंज की, तो 1990s तक कोई हमें एफडीआई को गवर्न करने के लिए नहीं था। लेकिन अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है और वो यूनिवर्सल सेट ऑफ रूल्स डिज़ाइन करती है और लिबरलाइजेशन के थ्रू एफडीआई को प्रमोट करती है। इंडिया का जो एफडीआई है ओवरव्यू है, अगर कोई डेटा आपको बैक डेटेड लगता है तो उसे अपडेट करें कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करके। यूएनसीटीएडी रैंक जो है इंडिया को थर्ड पोजीशन दिया था 2010 में, अब 2020 या 2019 में जो पोजीशन है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कि अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना था एफडीआई का 2010 से लेके अब तक का, और जो सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन जो एफडीआई का था 2012 में वो भी इंडिया था। और एटी केयरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी हम रैंकिंग ले चुके हैं। डायरेक्टिव इन्वेस्टमेंट जो है प्रोडक्शन और बिजनेस में इंडिया का वो बहुत ही अलग तरीके से बना हुआ है और वहाँ पे परचेजिंग द स्टॉक और बाइंग अ कंपनी और एक्सपांडिंग द बिजनेस, ये जो फैक्टर्स है ये बहुत ज़्यादा ही चर्चे में रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो होता है वो थ्रू परचेज ऑफ शेयर होता है या परचेज ऑफ स्टॉक होता है या पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट में, या फिर हम वहाँ पे एज अ पर्सन और एग्जीक्यूटिव काम करते हैं। इस तरीके से भी हम एफडीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ पैसा ही इन्वेस्ट करें। इंडिया अलाउ करता है एफडीआई थ्रू मर्जर्स और एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, और जो मेजर पार्टिसिपेशंस है एसईजेड, ईपीजेड और सेक्टर जो है लिक्विडेटिव फॉर हायर रिटर्न्स है, वहाँ पे भी एफडीआई का परमिशन कई बार दिया गया है।
एफडीआई गाइडलाइंस फॉर इंडियन होली ओन्ड सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर। एफडीआई ने बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं और वो गाइडलाइंस इस तरीके से है। नो प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल, आरबीआई ऑटोमेटिक अप्रूवल फॉर इक्विटी होल्डिंग अप टू 51%। अब जिसका इक्विटी होल्डिंग 51% है, 51% तक है, उनके लिए कुछ प्रायर रेगुलेटरी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत से सेक्टर्स अलाउड किए गए हैं, सेक्टरल कैप्स के कुछ लिमिटेशंस रखे हैं, स्टिपुलेटेड सेक्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस है, इनवर्ट रेमिटेंस है थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल, प्राइसिंग इवैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड है कि आपको प्राइसिंग वैल्यूएशन करना पड़ेगा, पोस्ट फैक्टो फाइलिंग करना पड़ेगा 30 डेज़ तक फंड रिसीट होने के बाद, और फाइलिंग जो है वो 30 डेज़ ऑफ शेयर अलॉटमेंट होनी चाहिए। जो भी फाइलिंग या फिर शेयर अलॉटमेंट है वो 30 दिन के अंदर तक होनी चाहिए, और टेक्निकल कोलैबोरेशन या ब्रांड नेम या रॉयल्टी जो है वो इंक्लूड होना चाहिए। अब ये है ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट के हिसाब से जाएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड फॉर मोर देन 51%। ठीक है, जब मोर देन 51% अगर गवर्नमेंट रूट के हिसाब से जाएंगे तो मोर देन 51% होना चाहिए, और वहाँ पे ओनली फॉर केसेस अदर देन ऑटोमेटिक रूट एंड दोज मेंशन्ड इन सेक्टरल पॉलिसीज़। तो ऑटोमेटेड जो केस है उनके अलावा जो भी सेक्टरल पॉलिसीज़ है उनको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, एंड इट अप्लाइज टू केसेस विद एग्जिस्टिंग वेंचर टाई अप इन स्मॉल फील्ड। जो भी स्मॉल फील्ड्स हैं वहाँ पे हम टाई अप और वेंचरिंग कर सकते हैं। एफडीआई पॉलिसीज एंड लिमिटेशंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया का एक सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ डेवलप हुआ है। यहाँ पे प्री डिफाइंड लिमिट्स है अलग अलग सेक्टर्स में, जहाँ से 20% से लेके 100% तक की एफडीआई रेंज है, और बहुत सारे सेक्टर्स में तो एफडीआई को प्रोहिबिट भी कर दिया है, और एफडीआई लिमिट जो है वो रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से टाइम टू टाइम। और एफडीआई अलाउ किया है नए नए सेक्टर्स में, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिमिट्स भी बताए गए और एग्जिस्टिंग सेक्टर्स को मॉडिफाई भी किया गया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब ये जो रिवाइज्ड एफडीआई लिमिट्स है वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स को, और यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहती है एक कमेटी जिसको नाम दिया है अरविंद मैराम कमेटी, जो हेड करता है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी। 2013 16 जुलाई को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया रिकमेंडेशंस जो अरविंद मायाराम कमेटी ने दिया था कि एफडीआई को इंक्रीज करे, और 12 सेक्टर्स को आउट ऑफ प्रपोज्ड 20 सेक्टर जो है इंक्लूड किया गया। 20 में से 12 सेक्टर्स को हमने सेलेक्ट किया और इंक्लूड किया, ताकि जो डिफेंस और टेलीकोज है वो क्रूशियल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे एफडीआई को इन्वॉल्व करना थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, इसलिए हमने डिफेंस एंड टेलीकोज को दूर रखा। एफडीआई कैप्स जो है टेलीकॉम कंपनी के लिए रेज किया 100% फ्रॉम 74%, और 49% थ्रू ऑटोमेटिक रूट एंड बियॉन्ड वाया एफआईपीपी। कोई चेंज नहीं है लिमिट में। इन सिविल एविएशन 49% ही है सिविल एविएशन में, और जो प्रोडक्शन में है डिफेंस प्रोडक्शन में वो 26% तक का ही इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, और हायर इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बाय सीसीएस के द्वारा। और जो सिंगल ब्रांड रिटेल है उसमें 100% एफडीआई हो सकता है, 49% थ्रू ऑटोमेटिक एंड 49 to 100% थ्रू एफआईबीबी। देन एफडीआई जो है इंश्योरेंस सेक्टर में 49% तक का रेज किया गया है, जबकि वो पहले 26% था, और सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल भी है। और एफडीआई पेट्रोलियम रिफाइनिंग में 49% अलाउ किया अंडर ऑटोमेटिक रूल एंड फ्रॉम अर्लियर अप्रूवल रूट ऑल्सो। पावर एक्सचेंजेस जो है 49% तक अलाउ की गई है थ्रू ऑटोमेटिक रूट और फ्रॉम अर्लियर आईपीबी रूट। और एफडीआई जो है ऑटोमेटिक रूट अलाउड इन कुरियर सर्विसेज 100%, टी प्लांटेशन में 49% है ऑटोमेटिक रूट से, और 49 to 100% है एफआईपीबी के रूट से। इंफॉर्मेशन कंपनीज के लिए जो है 79% की बढ़ोतरी कर दी गई, जबकि पहले इसका 49% था। स्टॉक एक्सचेंज में 49% कर दिया गया। डिपॉजिटरीज को अलाउ किया है कि अंडर ऑटोमेटिक रूट आप 49% तक का एफडीआई करवा सकते हो। एफडीआई इन एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज 100% होगी, ये पहले 74% थी, और 49% से ऑटोमेटिक रूल के थ्रू 49% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो लिबरलाइजिंग एफडीआई एसेट रिस्ट्रक्शन होता है पेट्रोलियम में। अब इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि कितने परसेंटेज आपको एफडीआई अलाउ है। एयरपोर्ट्स, मीडिया, ब्राउनफील्ड फार्मा एंड मल्टी ब्रांड रिटेल में कोई भी डिसीजंस नहीं लिया है। हायर इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया है स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन बाय सीसीएस ने।
FDI not allowed in rail transport, arms and ammunition, atomic energy, coal ignitions, and mining of metals like iron, chrome, gypsum, and diamonds, etc. और इंडियाज एफडीआई हॉटेस्ट डेस्टिनेशन जो है महाराष्ट्र है, नेशनल कैपिटल रीजन दैट इज़ एनसीआर, देन वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार आइलैंड है, कर्नाटक है, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है। बहुत सारे आपको फैक्चुअल डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं एज़ पर 2010 जनवरी टू जून डेटा, लेकिन आपको वो डिटेल्स इतने बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेट के नाम याद रखोगे तो भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग करते हैं एफडीआई में, एक तो फेवरेबल चीज़ें है और एक अनफेवरेबल चीज़ है। फेवरेबल चीज़ क्या है, लार्ज साइज ऑफ इकोनॉमी है, रिच रिसोर्स बेस है, चीप लेबर्स है, बैरियर्स को हम रिमूव करते हैं थ्रू फॉरेन ट्रेड, टेक्निकल सप्लाई को हम अबंडेंट करते हैं। ठीक है। अनफेवरेबल क्या है, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर है, ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, गवर्नेंस बहुत पुअर है, हाई डिग्री ऑफ करप्शन है। इंडिया शुड वेलकम एफडीआई एज इट्स ह्यूज बेनिफिट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और फॉरेन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन से हमें बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज़ की जो ज़रूरत है वो मिलेंगी, और अलग अलग बेनिफिट्स हमें मिलेंगे जहाँ पे इंडिया जो है लिबरलाइजिंग की तरफ बढ़ते जाएगा, और एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टीज़, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, widen product basket, improving standard of living, uplifting brand equality, improving competitiveness, better foreign relations, boosting exports, प्रोवाइडिंग इंडिया विद ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे फैसिलिटीज़ को हमें फ़ायदा मिल सकता है। डिबेट ये भी चल रहा है कि एफडीआई जो है मल्टी ब्रांड में सर्टनली वो हिंडर्ड है, और फ्लो इन रिटर्न रिटेलिंग भी होना चाहिए। सो इस तरीके से ये जो एफडीआई का इनफ्लो है इंडिया में 2001 से लेके 2011-12 तक का हुआ है, और ये अलग अलग टॉप 10 फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है इंडिया में, उन्होंने अपने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। कंट्री वाइज एफडीआई इनफ्लो अगर देखेंगे तो अप्रैल 2000 से लेके जून 2012 तक इन कंट्रीज़ ने अलग अलग लेवल पे अपने एफडीआईज का इस्तेमाल किया है। ये ग्राफ्स एंड डेटाज आपके लिए इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आपका जो मेन फोकस है वो थियरी में होना चाहिए। नाउ लेट अस कम टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI denotes all those investors or investment companies that are not located within the territory of the country in which they are investing। अगर आप FDI करते हो तो आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हो, जहाँ पे जो एंट्री ऑफ फंड्स है वो एक कंट्री के इकोनॉमी में होती है, और फॉरेनर्स जो है वो परचेज करते हैं कंट्रीज़ के स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, और कभी कभी स्पेकुलेट करते हैं। इंडिया का बंदा यूएस के स्टॉक में स्पेकुलेट कर सकता है, यूएस का बंदा इंडिया के स्टॉक्स में स्पेकुलेट कर सकता है, और वो स्पेकुलेशन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है। अब ये पैसिव होल्डिंग है सिक्योरिटीज़ का, और फाइनेंशियल एसेट है जो कि एक्टिव मैनेजमेंट और कंट्रोल सिक्योरिटीज़ इशूअर है, और वो एंटेल नहीं करता कि आप एक्टिव कंट्रोल या फिर सिक्योरिटीज़ इशूअर हो या नहीं हो। एफपीआई जो है पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस्ड है, हाई रेट ऑफ रिटर्न्स मिलता है, रिडक्शन ऑफ रिस्क होता है थ्रू जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। रिटर्न्स ऑन एफपीआई जो है नॉर्मली इंटरेस्ट के थ्रू मिलता है, या फिर नॉन वोटिंग डिविडेंड्स के थ्रू हमें मिलता है। सेबीज जो है डिफाइन करती है एफपीआईज को प्रेजेंटली, वो इंक्लूड करते हैं फॉरेन पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, चैरिटेबल एंडोमेंट, यूनिवर्सिटी फंड्स एक्सेट्रा, और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और अदर मैनेजिंग ऑपरेटिंग जो है उनके बिहाफ में ये काम करते हैं। एफपीआईज के कुछ एडवांटेजेस है, फ्लो ऑफ इक्विटी को इन्हांस करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को ग्रेटर एपेटाइट मिलता है, मैनेज करता है कुछ सर्टेनिटीज़ को, अनसर्टेनिटीज़ को, और रिस्क कंट्रोल करता है। इनफ्लो अब में बहुत हेल्प होता है, और फाइनेंशियल इनोवेशन और डेवलपमेंट होता है हेजिंग के द्वारा, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। कैपिटल मार्केट इंप्रूव होता है, प्रोफेशनल बॉडीज़ और एसेट मैनेजर्स जो है, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है वो इन्हांस करते हैं इन कॉम्पिटिशन्स को, और एफिशिएंसी के साथ वो फाइनेंशियल मार्केट को हैंडल करते हैं। मार्केट डेवलपमेंट होता है, और मार्केट डेवलपमेंट के लिए कुछ एड्स होते हैं जिसके थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। एफपीआईज प्रोसेस हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोसेस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्रूव होता है, और कॉन्स्टिट्यूट जो होता है प्रोफेशनल बॉडीज़ का, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है एफपीआई। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम्स है, हॉट मनी है, पॉलिटिकल रिस्क है, और मार्केट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेनिफिशरीज है वो लो रिटेल पार्टिसिपेशन होता है, लिक्विडिटी इनएडिक्वेट होती है, अनप्रेडिक्टेबल नेचर है कुछ फंड्स का, और टेंडेंसी जो है
फंडिंग टेंडेंसी वो शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर एट शॉर्ट इंटरवल्स। और एमर्जिंग इकोनॉमिक को जो है डिप्रिसिएशन प्रोन करेंसीज माना जाता है, बिकॉज यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो एक्सचेंज रेट के लिए कहीं ना कहीं एक्सपोज होता है और उनके जो प्रिंसिपल्स एंड रिटर्न्स है वो उतने फ़ायदेमंद नहीं होते हैं। तो while strong inflow of fund from foreign institutional investors has been reason to cheer, it could turn into a nightmare, and if the global investor make a sudden exit can send the bourses crashing। तो अगर एफपीआई वालों ने अगर पैसे निकाल दिए तो अपने बहुत सारे फाइनेंशियल क्रंचेस आ सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट है डिस्टिंक्शन बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंसेस है? देखिए बहुत सारे डिफरेंसेस है और हमारे स्क्रीन में 9 या 10 डिफरेंस आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और एफडीआई जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और एफपीआई जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। और एफडीआई जो है फिजिकल एसेट में इन्वेस्ट करता है, जबकि एफपीआई जो है फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट होता है। देन इन्वेस्टमेंट जो एम करता है एफडीआई में वो एंटरप्राइजेस के कैपेसिटी को और उनके प्रोडक्टिविटी को मैनेज करने में और चेंज मैनेजमेंट कंट्रोल में ज़्यादा ध्यान देती है। एफपीआई एम करता है कैपिटल अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने में। एफडीआई जो है वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र, एक्सेस टू मार्केट एंड मैनेजमेंट इनपुट्स को लीड करने की कोशिश करता है, जबकि एफपीआई जो है रिजल्ट करता है कैपिटल इनफ्लोज में। एफडीआई का जो फ्लो है वो प्राइमरी मार्केट से आता है और एफपीआई का जो फ्लो है वो सेकेंडरी मार्केट से आता है। एफडीआई में एंट्री एग्जिट जो है रिलेटिवली डिफ़िकल्ट है, लेकिन एफपीआई में एंट्री और एग्जिट बहुत ही आसान है। एफडीआई का जो एलिजिबिलिटी है वो प्रॉफिट होता है कंपनी के लिए, और एफपीआई का एलिजिबिलिटी है कैपिटल गेन। एफडीआई में स्पेकुलेशन नहीं होता, और एफपीआई में डायरेक्ट एम्प्लॉय डायरेक्ट सॉरी एफपीआई में जो स्पेकुलेशन है वो होता है। एफडीआई में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर और वेजेस में। एफडीआई में डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस में। एफपीआई में डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता, और जो फ्लीटिंग इंटरेस्ट है वो मैनेजमेंट का होता है एफपीआई में। तो ये है हमारे लिए एफडीआई एफपीआई के कंसेप्ट, उनके डिस्टिंक्शन बिटवीन और डिफरेंसेस एफडीआई एंड एफपीआई के। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर का बटन तो तोड़ ही दीजिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।